हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो फिरोजपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर 25% प्रमोटेड कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 24 जुलाई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें कैंडिडेट से टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें जो पूछे गए हैं, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ ICF पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यानी जो ICF पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का जो मैक्सिमम व्हील गेज कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो व्हील गेज जो टर्म यूज किया गया है वो होता क्या है। तो व्हील गेज जो होता है जो सेम एक्सल पर 2 चक्कों के व्हील फ्लैंज जो होते हैं इनके बीच के जो डिस्टेंस लिया जाता है इसे ही हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं। और यह जो अगर बात करें हम ICF कोचेज केस में तो यह नॉर्मली 1600 + 2 - 1 mm के रेंज में होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो मैक्सिमम के केस में पूछा गया था, तो मैक्सिमम जो +2 होता है तो यहाँ पर सिंपली मैक्सिमम 1602 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू। ICF कोच के अंतर्गत जो लोड का ट्रांसमिशन होता है वह किसके माध्यम से होता है। जो हमारा कोच का बॉडी जो होता है इनका लोड का ट्रांसमिशन जो साइडवेयर होते हैं ICF कोचेज में उसके माध्यम से यह ट्रांसमिशन का काम किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एग्जाम के अंतर्गत ये भी पूछा जाता है कि जो ड्रॉ एंड वफिंग फोर्स जो है इसका ट्रांसमिशन किसके माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वह सेंटर पिवट के माध्यम से किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय FRP। FRP का यहाँ पर मतलब पूछा गया है, तो FRP का मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एट व्हाट इंटरवल द इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ऑफ शताब्दी कोचेज इज डन, यानी शताब्दी कोचों का जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी जो मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के जितने भी कोचेज होते हैं इनका अगर बात करें IOH का इंटरवल का इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग का इंटरवल का तो वह किया जाता है 9 मंथ के अंतराल पर किया जाता है। वहीं पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की अगर बात करें तो यह 18 मंथ के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग और फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक, यानी जो ओवरहेड वाटर टैंक्स के जो क्लीनिंग एवं फ्लशिंग का जो इंटरवल होता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है। तो 1 मंथ के इंटरवल पर इसका क्लीनिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवरी मंथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, यानी रेल स्तर से
रेल लेवल से जो बफर सेंटर की कितनी हाइट होना चाहिए रेल लेवल के मुकाबले, वो यहाँ पर मिनिमम कंडीशन में पूछे गए हैं। तो मिनिमम कंडीशन में अगर बात करें बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल से, तो वह 1030 mm, और मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है तो 1105 mm यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें मिनिमम के केस में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1030 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन थ्रू इन आईसीएफ कोच। तो ऑलरेडी यहाँ पर सेंटर पिवट के माध्यम से ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन आईसीएफ कोच में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेम द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट। यानी जो एक्सल बॉक्स टॉप एवं एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच के जो डिस्टेंसेज होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्लियरेंस ए के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें क्लियरेंस बी जो होता है, या मेनली बुलस्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार के बीच की जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे क्लियरेंस बी के तौर पर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन आईसीएफ कोचेज परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर्स फॉर 4-व्हीलर ट्रॉली इन द सेम एक्सल। ध्यान रखें यहाँ पर सेम एक्सल के में ब्रॉड गेज में यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आईसीएफ कोचेज के केस में पूछा गया था। यहाँ पर हम कोचेज के केस की अगर बात करें हम, तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी की अगर बात करें तो 5 mm, और सेम कोच या डिफरेंट बोगी ऑफ सेम कोचेज आपसे पूछा जाता है, तो उस केस में जो व्हील ट्रे डायमीटर्स जो परमिसेबल होंगे वह 13 mm होंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह सेम एक्सल में पूछा गया था, तो 0.5 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्सल लोड ऑफ आईसीएफ एसी कोच इज। आईसीएफ एसी कोच का एक्सल लोड कैपेसिटी पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें हम अगर आईसीएफ एसी का, तो यह 16.25 टन होता है। वहीं नॉन एसी की अगर बात करें हम, तो यह जो रेंज होता है वह 13 टन होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो एसी कोच के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 16.25 टन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के नए चक्कों का व्यास कितना होता है। तो आईसीएफ कोचों के केस में अगर बात करें हम, तो इस केस में नए चक्कों का व्यास जो होता है वह 915 mm होता है। वहीं अगर बात करें 837 mm 837 mm जो होता है वह मिनिमम शॉप इशू साइज होता है। वहीं 825 mm पर हम इसको सर्विस से कंडम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चूंकि प्रश्न में नए चक्कों का व्यास पूछा गया था, तो 915 mm ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू ब्रॉड गेज व्हील कोच। नए ब्रॉड गेज व्हील कोच का जो फ्लैंज थिकनेस होना चाहिए नए कंडीशन में वह 28.5 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ आईसीएफ कोच इज। यानी आईसीएफ कोच के ब्रेक ब्लॉक एवं व्हील ट्रेड्स के जो क्लियरेंस होते हैं वो 5 mm के रेंज में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय। यानी चक्कों के जो लेटरल मूवमेंट्स होते हैं उनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यह सिंपली एक्सल गाइड जो होते हैं
उनके माध्यम से लेटरल मूवमेंट चक्कों का कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अदर नेम ऑफ पायलट बाल्ब। पायलट बाल्ब का जो अदर नेम है वो क्या है? तो वो है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी जिसे हम फिएट बोगी, फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एलएचबी कोचों में फिएट बोगी को यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फिएट बोगी की अगर बात करें व्हील बेस का, तो इस केस में जो व्हील बेस होता है वह 2560 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें आईसीए बोगी का, तो आईसीए बोगी का व्हील बेस 2896 mm, वंदे भारत की अगर बात करें तो 2700 mm होता है। वहीं फ्रेट स्टॉक में यूज होने वाले बोगी कैसना बोगी की अगर बात करें तो इस केस में जो व्हील बेस होता है वो 2000 ±5 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑन किलोमीटर बेसिस सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ एलएचबी कोच इज डन आफ्टर। यानी किलोमीटर के आधार पर जो एलएचबी कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर बात करें किलोमीटर बेसिस पर, तो हम सारे दोनों केसों में देखेंगे कि सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट जो है वह 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहार पर इसका सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट किया जाता है। सॉफ्ट शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहार पर किए जाते हैं। सॉफ्ट शेड्यूल की अगर 3 की अगर बात करें तो 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहार पर सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रश्न पूछे गए थे किलोमीटर बेसिस पर सॉफ्ट शेड्यूल 2 के लिए, जो कि 12 लाख किलोमीटर्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन। डंप वाल्व के संचालन यानी ऑपरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होता है? तो डंप वाल्व जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं, और यह प्रत्येक कोच में एलएचबी कोचों में 4 की संख्या में प्रत्येक कोचों में होता है, जिसका काम होता है कि WSP डिवाइस के द्वारा जो भी सिग्नल भेजा जाए उसके अनुसार ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम डंप वाल्व के माध्यम से ही किया जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में लिए जाते हैं डंप वाल्व के द्वारा वह 110 वोल्ट DC का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो WSP का टाइप जो है वो नॉर ब्रेमसे यानी KB का टाइप्स है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर नॉर ब्रेमसे के केस में स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच ईयर गैप का, तो यह है 0.9 से लेकर 1.4 mm के गैप में होते हैं। वहीं एक है फैवली जिसका अगर बात करें एयर गैप का स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच, तो यह 1.5 ± 0.5 mm। चूँकि यह शुरुआत में लाया गया था, लेकिन जो काफ़ी सारी दिक्कतें आने के बाद इसमें जो दोनों पर्पसों के केस में यहाँ पर जो एयर गैप है स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच वो केवल और केवल 0.9 से लेकर 1.4 mm कर दिया गया है।
तो इसका आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे यह पूछा जाता है, जब तक यह पार्टिकुलर मेंशन नहीं किया जाता है कि फैबली या नॉर, तब तक आप 0.9 से लेकर 1.4 mm ही मेंशन करें। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी में जो ब्रेक डिस्क लगा होता है एक्सल के ऊपर, इसका व्यास कितना होता है। तो चूंकि एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, जिसके अगर बात करें डाया का, तो डाया होता है 640 mm 640 mm। थिकनेस की अगर बात करें तो 110 mm नए कंडीशन में और 96 mm कंडम कंडीशन में ब्रेक डिस्क का थिकनेस होता है। यह मेनली ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और इस पर जो छोटे छोटे फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं वह मेनली जब ब्रेकिंग दौरान जो हीट जनरेट होता है तो उस दौरान कूलिंग प्रोवाइड प्रॉपर रूप से किया जाए, इस पर्पस को देखते हुए फिन्स के ऊपर छोटे छोटे ब्रेक डिस्क के ऊपर फिन्स लगे होते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि 3 कंटिन्यूअस ब्रोकन फिन्स को सर्विस में अलाउ नहीं किया जाए। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था डायमीटर के रिगार्डिंग, तो डायमीटर ब्रेक डिस्क का 640 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इन एलएचबी कोच आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीपी पाइप इज लाइन इज, यानी एलएचबी कोचों का जो मेन ब्रेक पाइप जो होते हैं इनका आउटर डायमीटर पूछा गया है। तो आउटर डायमीटर की अगर बात करें हम मेन बीपी लाइंस का, तो यह 32 mm होता है। वहीं अगर आपसे सीधा पूछा जाता कि डायमीटर कितना है, तो उस केस में जो बीपी एवं एफपी का डायमीटर होता है वो 25 mm होता है। लेकिन आउटर अगर आपको मेंशन किया जाता है तो 32 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ एलएचबी कोचेज आर जनरली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नॉर्मली जो प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में एलएचबी कोचों का कितने मेंटेनेंस शेड्यूल किए जाते हैं। तो नॉर्मली हम बात करें अगर जो प्राइमरी डिपो के अंतर्गत मेंटेनेंस डिपो के अंतर्गत जो शेड्यूल किए जाते हैं वह 3 के संख्या में होते हैं, जिसमें डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स होता है। और यह जो प्राइमरी मेंटेनेंस जो होता है शेड्यूल्स वो पिट लाइन पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जो सेकेंडरी मेंटेनेंस डिपो होता है वह केवल और केवल किसी शॉर्ट फॉल में कोई आइटम शॉर्ट फॉल होता है तो इस केस में वह रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इंश्योर कराया जाता है उनके माध्यम से। अदरवाइज केवल और केवल ट्रिप शेड्यूल्स के अलावा सेकेंडरी मेंटेनेंस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों डिपो का शेड्यूल्स का, यह सारे के सारे प्राइमरी मेंटेनेंस के होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर्स पूछा गया था जो कि प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो के अंतर्गत किया जाना चाहिए वह है डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 के नंबर्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड योर डैम्पर्स इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो योर डैम्पर्स लगा होता है इनको प्रोवाइड कराने का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो योर डैम्पर्स जो लगा होता है यह मेनली बिटवीन कोच बॉडी एंड बोगी के बीच लगा होता है और इसका संख्या बात करें अगर 2 की संख्या में योर डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं, जिसका लगाने का पर्पस होता है कि जो कोचेज का रोलिंग मोशन है उसको काफ़ी मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन ऑफ कोच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर वैगन्स फर्स्ट पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी इज, यानी नए बने बोगी लो कंटेनर वैगन्स का जो पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होगा वो कितने अंतराल पर किया जाएगा।
तो पीओएच की अगर बात करें हम बीएलसी कंटेनर वैगन का, तो जो न्यूली केस में अगर बात करें तो 6 ईयर्स के अंतराल पर किया जाता है। इसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होंगे वो 4.5 ईयर्स के बिहाफ पर इसका पीओएच किए जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था नए बने बीएलसी कंटेनर वैगन्स का, तो 6 ईयर्स इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन सिंगल पाइप सिस्टम द मैक्सिमम टाइम टेकन इन रिलीजिंग टाइम ऑफ द वैगन ब्रेक। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रेक वैगन जो होते हैं मालगाड़ियों के केस में, अगर वह सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम पर आधारित है तो उस केस में जो रिलीजिंग होने में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर बात करिए अगर वैगन के केस में सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम है अगर, तो उस केस में जो रिलीजिंग टाइम लगेगा वो 45 से लेकर मैक्सिमम 60 सेकेंड के विदिन में होना चाहिए। वहीं अगर ट्विन पाइप बेस्ड अगर रेक है तो उस केस में 15 से लेकर 20 सेकेंड का टाइम फ्रेम लगेगा। यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल पाइप मेंशन किया गया है, जो कि मैक्सिमम केस में कितना टाइम लगेगा तो 60 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड फॉर। एंटी रोल बार की जांच अवश्य किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में? तो एंटी रोल बार को किसी बियरनेस कंडीशन में कोई क्रैक्स होता है या कोई फ्री मूवमेंट पाया जाता है उसके अंतर्गत, तो उस केस में एंटी रोल बार की जांच किया जाना चाहिए। यस, मस्ट और मस्ट यहाँ पर कंडीशन है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एंटी रोल बार का जो फंक्शन होता है वह मेनली कोचेज के रोलिंग मोशन को प्रिवेंट करने का होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स सीट्स ऑफ एलएचबी कोचेज आर। यानी एलएचबी कोचों का जो कर्टेन्स एवं रेक्जिन सीट्स होते हैं वह मेनली फायर रिटार्डेंट होते हैं, यानी अग्निरोधी। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फायर रिटार्डेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन ब्रेक पाइप इज। जब भी ड्रॉप टेस्ट किया जाता है रेक के अंतर्गत, तो मैक्सिमम जो ब्रेक पाइप में ड्रॉप अलाउ है वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अलाउ नहीं है। जब भी ड्रॉप टेस्ट किया जाता है तो मैक्सिमम ड्रॉप 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स। आईसीएफ कोच के एंड बॉडी पर जो येलो पट्टी इंडिकेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वह मेनली एंटी टेलीस्कोपिक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर आईसीएफ कोच इज। यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के बाद आईसीएफ कोच के लिए जो न्यूनतम परमिसिबल व्हील डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? तो जब भी अगर पीओएच के बाद जब आईसीएफ के चक्कों का भेजा जाता है तो मिनिमम जो 100 साइज होता है वह 837 mm होना चाहिए जब उसको इशू किया जाता है आफ्टर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 837 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो चूंकि आप जानते हैं कि जो ट्विन पाइप प्रणाली होता है उसमें एफपी के माध्यम से मेनली चार्ज किया जाता है, जो एयर टैंक लगा होता है और यहाँ पर एनआरवी लगे होते हैं और यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, फिर यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं। इस प्रकार यहाँ से प्रेशर का फॉलो एयर टैंक्स में जाता है और चूंकि जो फीड पाइप का जो प्रेशर है वो 6 kg का होता है, तो ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर जो एयर टैंक के अंतर्गत जो प्रेशर बनेगा वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बियरिंग पीस इज, यानी यहां पर पूछा गया कि जो साइड बियरिंग पीस के जो नए डायमेंशन होते हैं वो कितना होता है, तो वह मेनली 45 mm होते हैं, यानी 45 mm नए कंडीशन में होते हैं। फिर इसके बाद जो शॉप रिन्यूएबल साइज जो है वह 43.5 है। जब यह 42 mm पर आ जाएगा तो इसको हम सर्विस से विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था न्यू डायमेंशन, तो 45 mm इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और साइड बियर की जो बियरिंग पीस का जो शेप होता है वो अर्धगोलीय शेप होता है और इसको रखने से पहले बियरिंग पीस प्लेट को रखा जाता है जिसका नए डायमेंशन 10 mm होते हैं और कंडम कंडीशन 8.5 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है बियर एंकर लिंक्स इज फिटेड इन आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में एंकर लिंक कहां लगाया जाता है, तो जो एंकर लिंक होता है आईसीएफ बोगी में वह मेनली बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच लगे होते हैं, जिसका अगर बात करें फंक्शन का तो यह मेनली जो बुलस्टर के जो रेशनल मोमेंट होता है इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो एंकर लिंक्स के जो लेंथ होते हैं वो 451 ± 1 mm के रेंज में होते हैं। वहीं बात करें तो 2 की संख्या में एंकर लिंक्स पर बोगी में डायगोनली बेसिस पर एक दूसरे से लगे फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, जहाँ पर एंकर लिंक फिटेड होते हैं तो वह बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच फिटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है आफ्टर अलार्म चैन पुलिंग इट इज रीसेट एंड ब्रेक आर रिलीज बाई, यानी यहां पर बोला गया है कि अलार्म चैन खींचने के बाद इसे रीसेट कर दिया जाता है तो ब्रेक रिलीज होते हैं। कैसे, तो जब भी हम अलार्म चैन पुलिंग करते हैं तो उस दौरान जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब लगा होता है, जिसकी अगर बात करें हम तो आईसीएफ कोचेज में 8 mm का चोक डाया होता है, वहीं एलएचबी कोचों में 19 mm 19 mm का चोक डाया होता है। इससे ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं और पूरे गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। जब हम एसीपी को अलार्म चैन पुलिंग को रीसेट कर देते हैं तो इससे यह होता है कि जो हमारा चोक से प्रेशर ड्रॉप हो रहा था वह प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाता है और पुनः हमारा प्रेशर मेंटेन होने के कारण 5 kg प्रेशर बनते हैं और गाड़ी पूरे रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रेक रिलीज होता है वह पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब के माध्यम से होता है। आफ्टर रीसेटिंग जो यहाँ पर चोक डाया है वह क्लोज हो जाते हैं और यहाँ से प्रेशर ड्रॉप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिपो 2 मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यानी डिपो 2 शेड्यूल्स एलएचबी कोचों का कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिपो 1 का या आफ्टर एवरी ट्रिप के बाद किया जाता है। वहीं डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह मेनली 30 ± 3 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। वहीं डिपो 3 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह मेनली 180 डेज ± 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रश्न में केवल डिपो 2 शेड्यूल पूछा गया था तो 30 ± 3 डेज यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है योर डैम्पर इज फिटेड ऑन द एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में योर डैम्पर लगा हुआ होता है कहाँ पर, तो जो यह कोच का जो बॉडी है और यहाँ पर फिएट बोगी होती है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि साइड में इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर लगा होता है उसे हम योर डैम्पर के तौर पर जानते हैं और इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में लगा होता है, जिसका काम होता है कि कोच के रोलिंग मोशंस को मिनिमाइज कर सके। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिटवीन बोगी अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
नेम ऑफ द एंकर लिंक प्रोवाइडेड इन अ ICF कोच। ICF कोच में प्रदान किए गए एंकर लिंक का संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो जो एंकर लिंक्स जो ICF कोच में लगे होते हैं वो प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में, और अगर आपसे प्रत्येक कोच में पूछा जाता है तो 2 की संख्या में बोगी होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में अवेलेबल होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एंकर लिंक का काम होता है सिंपली जो बुलस्टर के जो रेस्टल मोमेंट होता है इनको प्रिवेंट करने का काम यह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फ्लैट फेसेस ऑन टायर फॉर कोचिंग स्टॉक इज अलाउड अप टू। यानी यहां पर बोला गया कोचिंग स्टॉक के लिए जो फ्लैट टायर के जो लिमिटेशन परमिसिबल है वह कितने mm तक है। तो कोच की अगर बात करें हम तो कोच के केस में यह 50 mm, और वैगन की अगर बात करें हम तो वैगन के केस में यह 60 mm तक मैक्सिमम फ्लैट सरफेस अलाउबल होते हैं। प्रश्न पूछा गया था कोचिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, तो 50 mm इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द वैलिडिटी ऑफ BPC फॉर प्रीमियम एग्जामिनेशन। प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन के लिए जो BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो वैधता होता है, वैलिडिटी होता है, वो कितना होता है। तो यहाँ पर प्रीमियम रेक की अगर बात करें हम तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो इसका वैलिडिटी पीरियड जो होगा वो 12 + 3 डेज होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट्स के माध्यम से जो BPC जारी किए जाते हैं ऑनलाइन बेसिस पर, वहाँ पर जो अभी करंट बेसिस पर देखा जाए प्रीमियम रेक के लिए वैलिडिटी पीरियड तो 12 + 5 दिन का दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो BPC जारी किया जाए वो ग्रीन कलर पेपर पर जारी किया जाए। और इसके अलावा जो ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 90% मिनिमम होना चाहिए। और इस प्रकार के जो प्रीमियम रेक्स को एग्जामिनेशन करने के लिए जो टोटल मैन पावर के रिक्वायरमेंट होता है वह 75 मैन आवर पर रेक का रिक्वायरमेंट होता है इस प्रकार के रेक को एग्जामिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द लेंथ आवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचों का लेंथ आवर बॉडी पूछा गया है। लेंथ आवर बॉडी जो होता है वह 23,540 mm, लेंथ आवर कपलर 24,000 और ब्रेड्थ आवर बॉडी यानी चौड़ाई यहाँ पर बात करें तो 3,240 mm होता है। यहाँ पर प्रश्न केवल पूछा गया था लेंथ आवर बॉडी के रिगार्डिंग 23,540 mm ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचों का हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल कितना है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो मैक्सिमम जो लिमिट है 160 kmph का है, जिसे अपग्रेड करके 200 kmph तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली CTRB यानी कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने नंबर्स में शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक पहला होता है प्राइमरी वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर्स या डैम्पर्स, जिसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में। यो डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में। और एक होता है लेटरल डैम्पर, जिसका प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं। इस प्रकार टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में यह शॉक ऑब्जर्वर्स उपलब्ध होते हैं। चूँकि यहाँ पर
प्रत्येक कोचों में पूछा गया, 2 की संख्या में बोगी होते हैं, तो टोटल 8 नंबर्स में प्रत्येक कोचों में शॉक ऑब्जर्वर्स की संख्या मौजूद होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम, अगर आपसे टाइप भी यहाँ पर पूछा जाए तो टोटल 4 टाइप्स के शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 18 नंबर्स में यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग प्रत्येक एलएचबी कोचों में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एप्रॉक्स राइटिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों का एप्रॉक्स राइटिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सोल बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। एलएचबी कोचों का जो सोल बार का मैन्युफैक्चर्ड किसके माध्यम से, कौन से मटेरियल के माध्यम से किया जाता है? तो सोल बार सिंपली अंडर फ्रेम्स के पार्ट्स होते हैं। और इसका जो अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसमें जो मटेरियल यूज में लिए जाते हैं वह कॉटन स्टील, जिसे हम IRSM 41 के तौर पर जानते हैं, जिसका अगर बात करें थिकनेस का तो 6 mm सोल बार का थिकनेस होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी IRSM 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम साइड वाल्व, एंड वाल एंड रूफ स्ट्रक्चर, ये तीनों काम जो मटेरियल यूज में लिए जाते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए वह फेरेटिक स्टील SS 409 का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें रूफ सीट एवं थॉरोफ्लोर का, तो उस केस में ऑस्टेनेटिक स्टील, जिसे हम SS 304 के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सल इन फिएट बोगी। यानी फिएट बोगी के एक एक्सल पर नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क कितने प्रोवाइडेड होते हैं? तो एक एक्सल के ऊपर 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड होते हैं, जिसका डायमीटर 640 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डैश फीचर्स। LHB कोचों में जो CBC फिटेड होता है वो किस प्रकार के फीचर्स के साथ आते हैं? तो LHB कोचों में जो CBC लगा होता है वो AAR H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर LHB कोच इज डन इन। यानी एयर फिल्टर LHB कोचों का जो सफाई क्लीनिंग जो किया जाता है वो कौन से इंटरवल में किए जाते हैं? तो यह मेनली डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल जो होते हैं, इनके अंतराल में जो LHB कोचों का जो एयर फिल्टर है उनको क्लीनिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग। सी क्लास ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट का जो मूवमेंट है वह कब किया जाता है? तो सी क्लास ODC का जो मूवमेंट है वह डे लाइट्स के दौरान किया जाता है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें डे लाइट्स 25 kmph इसका स्पीड लिमिट होता है। और इसके अलावा जो है इसमें स्कॉटिंग स्टाफ का रिक्वायरमेंट होते हैं मूवमेंट कराने के लिए। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ODC मेनली 3 क्लासेस के में यहाँ पर क्लासीफाई होते हैं। पहला होता है A क्लास ODC, सेकेंड होता है B क्लास ODC और थर्ड होता है C क्लास ODC। A क्लास ODC जो होते हैं इनका मूवमेंट डे एवं नाइट दोनों के दौरान विथ सेक्शनल स्पीड के साथ करवाया जाता है और इसी में किसी प्रकार की स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। वहीं B क्लास ODC की अगर बात करें तो 40 kmph इसका स्पीड लिमिट होता है
और डे एवं नाइट्स में स्कॉटिंग स्टाफ के साथ इसका मूवमेंट करवाया जाता है। वही सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट केवल और केवल 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसका स्पीड लिमिट रखा गया है और इसका मूवमेंट केवल और केवल डे लाइट्स में स्कॉटिंग स्टाफ के साथ किए जाते हैं। और यह सारी जो क्लासिफिकेशन है मेजरमेंट करते समय जो उनका नेट क्लियरेंस एवं ग्रॉस क्लियरेंस आता है उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि वह किस क्लासेस के ओडीसी में रखा जाना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया है सेकेंड क्लास की केस में अगर वह विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ होगा। तो सेल्फ जनरेटिंग के लिए यहाँ पर हम और विथ सेकेंड क्लास के केस में अगर बात करें तो जीएस कोड यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा WCB जो होता है वह पेंट्री कार के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत VPH यानी हाई कैपेसिटी पार्सल बान को रिप्रेजेंट करता है। और एक जो पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत RA से रिगार्डिंग यानी यह जो इंस्पेक्शन कैरेज एवं एडमिनिस्ट्रेटिव को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी इज डन बाई। अगर कोई एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन लाइफ से जुड़ा दुर्घटना शामिल हो तो उस केस में जो उसका इंक्वायरी होगा वह CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जब बात करें अगर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी होते हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच डिफेक्ट्स ई डिटेक्टेड बाय UST टेस्ट। UST परीक्षण किस दोष का पता लगाया जाता है UST टेस्ट करने के बाद। तो UST के टेस्ट के माध्यम से जो एक्सेल के ऊपर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। यानी H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वह इसके नक्कल वाले जो पार्ट्स होते हैं वो सबसे इसके वीकेस्ट लिंक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नक्कल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब भी ब्रेक को रिलीज किया जाता है तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोचेज। यानी पैसेंजर कोचों में जो कंट्रोल रिजर्वायर का जो क्षमता होता है वो कितना होता है। तो कंट्रोल रिजर्वायर की अगर बात करें कैपेसिटी का तो कैपेसिटी इसका होता है 6 लीटर का। वहीं इसके अंतर्गत जो प्रेशर मौजूद होते हैं वह ब्रेक पाइप का प्रेशर होता है और यह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। कंट्रोल रिजर्वायर को किसके फेस पर माउंटेड किया जाता है। तो यह सिंपली कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से इसको एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज। LHB कोचों में प्रयोग होने वाले ब्रेक सिस्टम का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो कौन सा है। तो LHB कोचों में जो ब्रेक सिस्टम यूज में लिए जाते हो वह ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली एक्सल माउंटेड
डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आपसे वंदे भारत के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो वंदे भारत के अंतर्गत व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों LHB कोचों में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होते हैं और वंदे भारत के अंतर्गत व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप। जो ब्रेक इंडिकेटर लगे होते हैं इनको जो कनेक्ट करने वाले जो पाइप लगा होता है, इनका पाइप का डायमीटर जो होता है वो 10 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B सही उत्तर हो जाएगा, 10 mm। और यह जो ब्रेक इंडिकेटर है वो अप्लाइड कंडीशन में रेड कलर को इंडिकेट करता है, जबकि रिलीज कंडीशन में ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है। तो स्पीड सेंसर का काम होता है कि जो भी चक्कों में मूवमेंट आता है एक्सल में, उसके रेगुलेशंस को कंप्यूट करके माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जाए, जिससे वह जितने भी एक्सल लगे हैं प्रत्येक कोचों में उनके स्पीड के डिफरेंस को काउंट किया जाए और उस बिहाफ पर आगे का डायरेक्शन लिया जा सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशंस ऑफ ईच एक्सल, यानी प्रत्येक एक्सल के रिवोल्यूशंस की गणना करना स्पीड सेंसर का काम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ लोको वाइल कपलिंग विद द LHB कोच ट्रेन। LHB कोच ट्रेन के साथ कपलिंग करते समय जो लोकोमोटिव्स का स्पीड लिमिट होना चाहिए वह 2 से लेकर 3 kmph की लिमिटेशन में होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द गोल्डन आवर आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर होता है वह 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट, यानी जो एक्सीडेंट के बाद जो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है उसे ट्रेन गोल्डन आवर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट्स। यानी यहाँ पर देखा जाए कि अगर कोई किसी क्रिटिकल ट्रॉमा पेशेंट जो होते हैं जो कि ट्रेन एक्सीडेंट के अंतर्गत उसको अगर समय पर अगर इलाज वगैरह जो होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह वो प्रोवाइड किया जाए तो सही किया जा सकता है। अदरवाइज उस टाइम फ्रेम जो होते हैं उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी उसके सही होने की संभावना कम हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो टाइम फ्रेम जो होता है आफ्टर एक्सीडेंट्स 1 आवर का पीरियड, इसे गोल्डन आवर के तौर पर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मूविंग टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इन नाइट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। यानी यहाँ पर दुर्घटना की स्थिति में रात में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के चलने का समय कितना होना चाहिए। तो टारगेट टाइम फॉर मूवमेंट ऑफ ART की अगर बात करें हम अगर तो नाइट के केस में यह 45 मिनट्स, वहीं अगर डे की अगर बात करें तो डे के केस में यह 30 मिनट इसका टाइम फ्रेम होता है। चूंकि प्रश्न नाइट की रिगार्डिंग पूछा गया था तो इस केस में जो मूविंग टाइम ART का होना चाहिए वह मैक्सिमम केस में 45 मिनट्स होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन पास इफ हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम। हस्बैंड के मिसिंग होने पर जो विवाहित बेटी को पास में शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर आपसे पूछा है तो इस प्रकार का डिटेल में वीडियो पास PTO वाले जो वीडियो है उसमें बताया गया है कि जो फैमिली के अंतर्गत जो डॉटर होता है अनमैरिड कंडीशन में अगर डॉटर है तो किसी भी एज के डॉटर्स चाहे वो अर्निंग करता हो नहीं करता हो उसको फैमिली के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, मतलब उससे पास और PTO के लिए एलिजिबल होंगे। सेकेंड सिनारियो ये होता है कि विडो या लीगली डाइवर्स जो डॉटर्स होते हैं जो पूरी तरह से रेलवे सर्वेंट पर अगर डिपेंडेंट हो तो उसको भी एज अ फैमिली के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। थर्ड कंडीशन यह होता है कि अगर कोई मैरिड डॉटर है, अगर उसका हस्बैंड
एटलीस्ट 7 आवर्स से ज़्यादा अगर मिसिंग पाया जाता है तो उस बिहाफ पर जब रेलवे सर्वेंट अपना एक मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया गया हाफी डिबिट रेलवे प्रशासन को देता है तो उस बिहाफ पर उसे भी फैमिली यानी पास पीटीओ के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मिनिमम जो एटलीस्ट टाइम फ्रेम जो मिसिंग का रखा गया है वह 7 ईयर्स रखा गया है, यानी 7 ईयर्स से ज़्यादा अगर मिसिंग पाया जाता है तो उस बिहाफ पर मैरिड डॉटर्स को भी फैमिली के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज लॉन्ग ऑन पीरियड फॉर इसेंशियली इंटरमीडिएट स्टाफ एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स, यानी जो HOER लाया गया था इसके अंतर्गत कर्मचारी को 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहला रखा गया है कंटिन्यूअस, सेकेंड रखा गया इंटेंसिव, थर्ड रखा गया इसेंशियली इंटरमीडिएट और फोर्थ रखा गया है एक्सक्लूडेड कैटेगरी को, जिसमें जो कंटिन्यूअस वाले जो कैटेगरी होते हैं इसमें लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर्स को शामिल किए जाते हैं। इंटेंसिव वाले जो कैटेगरी होते हैं इसमें जिसका हेक्टिक काम होता है जैसे कि सेक्शनल कंट्रोलर वगैरह, तो इनको मेनली इंटेंसिव कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड कैटेगरी होता है इसेंशियली इंटरमीडिएट, और जो सुपरवाइजरी स्टाफ वगैरह होते हैं जैसे कि JEE SSC वगैरह उनको एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लॉन्ग ऑन का जो टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर इसेंशियली इंटरमीडिएट स्टाफ के लिए, तो सबसे पहले जो लॉन्ग ऑन जो होता है कि अपने जो टाइम लिमिट निर्धारित होता है वर्किंग का उससे ज़्यादा अगर टाइम फ्रेम एक्सीड करता है तो उस प्रकार के टाइम फ्रेम को हम लॉन्ग ऑन से जानते हैं। और इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया था कि इसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए, तो यहाँ पर हम बात करें कंटिन्यूअस के केस में अगर 10 आवर्स को एक्सीड करता है तो इसको लॉन्ग ऑन माना जाएगा। इंटेंसिव के केस में अगर बात करें तो इंटेंसिव केस में 8 आवर्स से ज़्यादा अगर एक्सीड करता है टाइम फ्रेम तो उस केस में इसे लॉन्ग ऑन माना जाएगा। वहीं बात करें इसेंशियली इंटरमीडिएट्स का, तो इसेंशियली इंटरमीडिएट के केस में अगर वह 12 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उसे लॉन्ग ऑन माना जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में केवल इसेंशियली इंटरमीडिएट पूछा गया था तो 12 आवर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बीच स्टेट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क वह कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत इसके अलावा अभी कई सारे नेशनल पार्क है जैसे अंसी नेशनल पार्क हो, बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो, कुंद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क है। ये इसके अलावा नेशनल पार्क है जो कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मनी बिल्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल यानी धन विधेयक से संबंधित है? तो मनी बिल की अगर बात करें तो यह मेनली आर्टिकल 110 जो है वह मेनली मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है संविधान के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 112 के अंतर्गत सिंपली जो एनुअल बजट पास किया जाता है दिया जाता है उसको इससे रिलेटेड किया जाता है, यानी 112 आर्टिकल के अंतर्गत जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है जिसे हम बजट के तौर पर जानते हैं उसको इसके अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं आर्टिकल 126 के अंतर्गत जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यह आर्टिकल 126 है। जबकि आर्टिकल 234 की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इसके अलावा जो अदर पर्सन्स का रिक्वायरमेंट किया जाता है जुडिशियल सर्विस के लिए तो इसका जो संबंध है वो आर्टिकल 234 से है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है इन एशियन गेम्स 2023 इंडिया हैज वॉन
गोल्ड मेडल्स डैश। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एशियन गेम जो 2023 जो है, जिसका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया गया था, और यह जो एशियन गेम है वो 19वां गेम्स यानी जो 19th गेम्स है यहाँ पर है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट रैंक आया था वो चाइना के द्वारा लाया गया था, जबकि जो अपने जो भारत की अगर बात करें तो भारत का इसमें रैंकिंग था वो 4th रैंकिंग पर लाया था। 4th रैंकिंग के अंतर्गत भारत ने टोटल मेडल्स जो लाए थे वो 107 मेडल्स लाए थे, जिसमें से अगर बात करें हम तो 28 जो थे वो गोल्ड मेडल थे, 39 जो थे वह सिल्वर लाया गया था, और 41 जो थे वह ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इस प्रकार प्रश्न में केवल पूछा गया कि गोल्ड मेडल्स का नंबर्स कितना था एशियन गेम्स 2023 के अंतर्गत, तो 28 की संख्या में थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग। भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है? तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत मेनली नर्मदा, और सेकेंड रिवर की अगर बात करें हम जिसका फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट होता है वह है ताप्ती रिवर। यानी 2 रिवर है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की अगर बात करें ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स का तो यह अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओरिजिनेट होते हैं। वहीं सेकेंड रिवर की अगर बात करें ताप्ती का तो यह सिंपली सतपुरा रेंज जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। साथ ही साथ ये दोनों जो है नर्मदा एवं ताप्ती रिवर वह अरबियन सी में जाकर यह फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे केवल पूछा गया था ईस्ट से वेस्ट तक फॉलोइंग होने वाले रिवर तो नर्मदा एवं ताप्ती, लेकिन ऑप्शन में केवल ताप्ती रिवर दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो द्वितीय यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो यह मेनली लंदन के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था, और यह जो किस वर्ष कराया गया था तो यह मेनली 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक यह कॉन्फ्रेंस चला था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो 1931 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो यह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया गया था इसमें जो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो महात्मा गांधी गए थे, जबकि इंडियन वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरोजनी नायडू को भेजा गया था। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करें फाउंडर का तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसका जो स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करें रीजन का कब से कब तक चला था तो यह मेनली 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का पूरे कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहां पर तो व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत कोच। वंदे भारत कोच के केस में नए चक्कों का व्यास कितना है? तो नए चक्कों का व्यास 952 mm, कंडम कंडीशन में 877 mm इसका कंडम कंडीशन में चक्कों का व्यास है। प्रश्न पूछा गया था नए चक्कों की रिगार्डिंग में तो 952 mm, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन वंदे भारत रेक्स ऑफ 16 कोचेज टोटल नंबर ऑफ एक्सल्स हैविंग पावर और मोटरिंग। यानी यहाँ पर बोला गया कि 16 कोचों के वंदे भारत रेक में जो पावर एवं मोटरिंग वाले एक्सल का कुल संख्या कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 16 कोचेज में जो यूनिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक जो वंदे भारत के अंतर्गत एंड बेसिक यूनिट होता है जो दोनों छोरों पर एक एक संख्या में लगे होते हैं। इसके अंतर्गत मेनली ड्राइविंग ट्रेलर कार, मोटर कोच,
टेलर कोच और मोटर कोच के साथ रेक का फॉर्मेशन यूनिट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है मिडिल बेसिक यूनिट, जो दोनों इंड बेसिक यूनिट के बीच में 2 की संख्या में दो यूनिट लगे होते हैं। इसके अंतर्गत सिंपली नॉन ड्राइविंग टेलर कार यानी एनडीटीसी, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर मोटर कोच लगे होते हैं। इस प्रकार टोटल रेक के फॉर्मेशन में केवल और केवल इंड बेसिक यूनिट्स और मिडल बेसिक यूनिट्स का यूज में लिया जाता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पावर मोटरिंग कोचेज होते हैं वो केवल और केवल मोटर कोच जो होता है इसमें लगा होता है फुल्ली सस्पेंडेड 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर लगा होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक यूनिट में 2 की संख्या में मोटर कोच लगे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि एक मोटर कोच में 4 एक्सल होते हैं, चारों एक्सल के ऊपर 4 की संख्या में एक की संख्या में चारों एक्सल पर ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। तो इस प्रकार एक मोटर कोच में टोटल 4 की संख्या में ट्रैक्शन मोटर्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक यूनिट में 2 मोटर कोच लगे हैं। इस प्रकार टोटल 16 रेक के फॉर्मेशन में टोटल 4 यूनिट्स यहाँ पर कपल करने होंगे, जिसमें दोनों एंड पर इंड बेसिक यूनिट्स और बीच वाले पोर्शन में 2 मिडल बेसिक यूनिट लगा होगा। इस प्रकार टोटल 8 की संख्या में यहाँ पर मोटर कोच अवेलेबल होंगे। और 8 मोटर कोच, चूंकि एक मोटर कोच में 4 की संख्या में ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं, तो इस प्रकार आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 32 की संख्या में आपका निकल कर आएगा। यानी 32 के नंबर्स में जितने एक्सल जो होंगे इस पर ट्रैक्शन मोटर्स फुल्ली सस्पेंडेड रूप में लगा होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन वंदे भारत रेक्स बीच कोच कंटेन मेन ट्रांसफार्मर, यानी वंदे भारत रेक के किस कोच में मुख्य ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अलग अलग जो पोर्शन है, चाहे वो ड्राइविंग डीटीसी हो या मोटर कोच हो या टेलर कोच हो, इसमें तीनों वाले पोर्शन में अलग अलग असेंबल होते हैं पार्ट्स। जिसमें यहाँ पर बात करें, पूछा गया प्रश्न में कि जो ट्रांसफार्मर है वो कौन से कोचेज के अंतर्गत लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डीटीसी वाले जो पार्ट्स होते हैं, डीटीसी वाले पार्ट्स में सिंपली बैटरी एवं बैटरी चार्जर लगा होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम मोटर कोच के अंतर्गत, तो मोटर कोच के अंतर्गत सिंपली ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा होता है, सेकेंड लगा होता है ब्रेक चॉपर रेसिस्टर लगा होता है, ब्रेक चॉपर रेसिस्टर, और थर्ड लगा होता है ट्रैक्शन मोटर, जिसे हम टीएम से डिनोट कर देते हैं। यानी टोटल मोटर कोच में अगर बात करें तो ट्रैक्शन कन्वर्टर, ब्रेक चॉपर रेसिस्टर और ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। इस प्रकार अगर थर्ड बात करें टेलर कोच का, तो टेलर कोच में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर, सेकेंड लगा होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, और थर्ड होता है पेंटोग्राफ। यानी यहाँ पर देखा जाए कि जो टेलर कोच के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर और पेंटोग्राफ लगे होते हैं। चूंकि प्रश्न पूछा गया था ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है, तो ट्रैक्शन कोच के अंतर्गत लगा, टेलर कोच के अंतर्गत लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टेलर कोचेज आर इन 8 कार वंदे भारत रेक्स। यानी जो अगर 8 कार के रेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर इंड बेसिक यूनिट की अगर बात करें हम, जिसमें डीटीसी, मोटर कोच, टेलर कोच और मोटर कोच, यानी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक यूनिट में केवल और केवल एक टेलर कोच लगे होते हैं। तो इस प्रकार जो 8 वंदे भारत का रेक बनेगा, इसमें 2 यूनिट्स का यूज किया जाएगा। 2 यूनिट्स में, और 1 यूनिट्स में आप 1 की संख्या में टेलर कोच है, तो 2 की यूनिट्स में 2 टेलर कोच अवेलेबल होंगे।
तो यहाँ पर इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डिपोट एग्जामिनेशन ऑफ वंदे भारत ट्रेन इज कैरिड आउट आफ्टर। वंदे भारत ट्रेन की डिपो की जांच कब की जाता है? तो डिपोट एग्जामिनेशन की अगर बात करें वंदे भारत का, तो इसका जो टाइम फ्रेम रखा गया है एवरी 6 डेज या 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो, बीच एवर इज अर्लियर, उस केस में वंदे भारत ट्रेन का डिपोट या ट्रिप शेड्यूल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ मेन ट्रांसफार्मर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैक्शन ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत के ट्रैक्शन के लिए जो मेन ट्रांसफार्मर के कितने सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर जो पार्ट्स होता है वो मेनली टेलर कोच का पार्ट्स होता है। टेलर कोच के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर और पेंटोग्राफ लगे होते हैं। पेंटोग्राफ के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लिया जाता है, इसके बाद इसको ट्रैक्शन मोटर्स के लिए जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ पर भेजा जाता है। तो इसके लिए जो सेकेंडरी बाइंडिंग्स जो है वह 2 की नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, गियर रेशियो मेन एंड पिनियन इन वंदे भारत। वंदे भारत में जो गियर यूज में लिया जाता है उसका यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, कितने रेशियो में यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो मेन यहाँ पर जो है वो एक्सल के ऊपर जो गियर बॉक्स लगा होता है उसको यह रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रैक्शन मोटर में जो पिनियन लगे होते हैं उसके रेशियो को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मेन वाले जो हमारे एक्सल के ऊपर लगा होता है जो गियर बॉक्स का रेशियो, वह उस पर जो नंबर ऑफ टीथ अवेलेबल होते हैं वह 98 की संख्या में होते हैं, और ट्रैक्शन मोटर्स पर जो पिनियन लगे होते हैं इस पर नंबर ऑफ टीथ की अगर बात करें तो 19 की संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार जो रेशियो निकल कर आएगा वो 19 रेशियो 19 का आएगा, 98 रेशियो 19 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा वो 5.158 यहाँ पर ऐसा भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो आप इसको भी याद रखें, या तो इस रिस्पेक्ट में दिया जाएगा कि 98 रेशियो 19 या 5.158, ये भी गियर के रेशियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक यूनिट फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत। इनमें से वंदे भारत का मूल इकाई का गठन कौन सा है? तो मूल यूनिट की अगर बात करें हम, तो इंड बेसिक यूनिट्स के अंतर्गत सिंपली ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर मोटर कोच होता है। इसके अलावा अगर बात करें मिडल बेसिक यूनिट्स का, जिसमें नॉन ड्राइविंग टेलर कोच, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर मोटर कोच लगे होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो इस सही रेक की जो यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा है वह डीटीसी, एमसी, टीसी और एमसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि इंड बेसिक यूनिट्स का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम टेस्ट स्पीड ऑफ ट्रेन 18। ट्रेन 18 वंदे भारत का जो मैक्सिमम टेस्ट स्पीड है वो 180 kmph है, जबकि सर्विस स्पीड की अगर बात करें तो 160 kmph है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ ट्रेन 18। ट्रेन 18 का जो मैक्सिमम एक्सल लोड है वह 17 टन है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ASFI
ASFI सिंपली एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो ASFI का फुल फॉर्म होगा एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन। बाल्व विल गेट एक्टिवेटेड व्हेन एयर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग वेल्लो इज रिड्यूस अप टू, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो ASFI बाल्व तब एक्टिवेट हो जाएगा जब इसमें जो एयर स्प्रिंग वेल्लो में जो एयर का जो प्रेशर है वह रिड्यूस होगा 1 ± 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर रिड्यूस होता है तो उस केस में ASFI वाल्व एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज रिड्यूस टू। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के से प्रेशर को ड्रॉप किया जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टाइम टेकन फॉर ब्रेक सिलेंडर फिलिंग फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन कोचिंग, यानी कोचिंग के केस में अगर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 से 3.6 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चूँकि कोचिंग जो होते हैं वो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं और 0 से 3.6 जो है प्रेशर फिलिंग का ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत यह एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एप्लीकेशन होने में कोचिंग स्ट्रोक के अंतर्गत 3 to 5 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर फॉर कोचिंग इज, यानी अंडर फ्रेम वाले जो भी पुराने ICF कोच यूज में लिए जाते थे, पुराने अंडर फ्रेम का यूज में लेते थे, और एक अभी जो ICF वर्तमान में यूज किया जा रहा है वो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का है। तो अब यहाँ पर पूछे गए हैं कि जो अंडर फ्रेम माउंटेड टाइप्स के जो ब्रेक सिस्टम यूज में लिए जाते थे तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होता था वो कितना होता था, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अंडर फ्रेम माउंटेड वाले जो सिस्टम होते थे कोचिंग स्ट्रोक का, इसमें 2 की नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता था और इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता था वह 90 ± 10 mm के रेंज में होते थे, जबकि BMBC जो है इसका पिस्टन स्ट्रोक का रेंज 32 mm है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ डट कलेक्टर इन गुड्स वैगन। गुड्स और वैगन में नंबर ऑफ डट कलेक्टर की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। चूंकि यहाँ पर वैगन सिंगल पाइप है या ट्विन पाइप है यह मेंशन नहीं किया गया है। अगर सिंगल पाइप हो तो केवल और केवल BP पाइप के लिए 1 की संख्या में डट कलेक्टर का प्रयोग होगा, जबकि ट्विन पाइप के लिए BP एंड फीड पाइप के लिए 1 की संख्या में दोनों का होगा। इस प्रकार 2 की संख्या में डट कलेक्टर लगे होंगे। डट कलेक्टर का काम होता है कि जो प्रेशर आता है हवा उसको क्लीन करके आगे पहुंचाने का होता है। तो यहाँ पर 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो मोस्टली केसेस में जो गुड्स ट्रेन चलाए जाते हैं वह सिंगल पाइप बेस्ड ही चलाए जाते हैं, तो उस बिहार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम दोनों कंसीडर करें तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो सकता है। सिंगल पाइप बेस्ड में 01 नंबर ऑफ डट कलेक्टर और ट्विन पाइप की बेस में 2 की संख्या में होंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHP कोचेज। LHP कोचों में जो प्रयोग किए जाते हैं ब्रेक सिलेंडर, इनका डायमीटर होता है 10 इंच, और अगर mm की अगर बात करें तो 255 mm का प्रयोग किया जाता है। इसका पिस्टन स्ट्रोक की अगर बात करें तो 21 mm पिस्टन स्ट्रोक होता है, और मैक्सिमम प्रेशर की अगर बात करें हम तो 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत भेजे जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एक्सल पर मौजूद होते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया था ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर एलएचबी कोचों के केस में, तो 255 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ बोगी इन वॉक्सन वैगन। वॉक्सन वैगन में किस प्रकार के बोगी का प्रयोग किया जाता है? तो वॉक्सन वैगन में कास्ट स्टील वाले जो बोगी होते हैं, जिसे कैशनप के तौर पर भी डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पर अगर बताया जाए कि जो कैशनप बोगी का तो कैशनप बोगी जो होते हैं वो कास्ट स्टील बोगी के साथ साथ जो इसमें स्नबर स्प्रिंग होते हैं, इसको एक साथ जब लिखा जाता है तो कैशनप बोला जाता है। यानी कैश का यहाँ पर कास्ट स्टील को डिनोट करता है और NUB जो है वह स्नबर स्प्रिंग को यहाँ पर डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि टाइप ऑफ बोगी इन वॉक्सन वैगन वो कास्ट स्टील बोगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन BLC वैगन 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ। बोगी लो कंटेनर वैगन में जो 1 यूनिट्स होते हैं, इसमें टोटल 5 कार लगे होते हैं। 5 कार के अंतर्गत बात करें हम, दोनों एंड पर A कार, बीच के 3 जो पोर्शन होते हैं मिडिल पोर्शन उसमें B कार लगे होते हैं। इस प्रकार 2 A कार और 3 B कार्स 1 यूनिट के अंतर्गत अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील इन BLC वैगन, यानी बोगी लो कंटेनर वैगन्स में कंडमिंग डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है कितना होगा चक्कों का कंडमिंग डायमीटर्स। तो BLC वैगन के केस में नए चक्कों का व्यास की अगर बात करें तो 840 mm होता है, वहीं कंडम जब होता है तो उस केस में 780 mm मिनिमम होना चाहिए। इससे अगर बिलो जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन रेक ऑफ मोर देन 56 वैगन्स द एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप सेल बी मेंटेन इन लास्ट वैगन। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई रेक है जिसका रेक के फॉर्मेशन 56 वैगन से अधिक का किया जाता है तो उस केस में जो लास्ट व्हीकल्स होगा उसमें प्रेशर कितना होगा। तो उस केस में प्रेशर अगर बात करें अप टू 56 वैगन तक जो लास्ट व्हीकल से प्रेशर होना चाहिए लास्ट वैगन में वो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। जबकि एबव 56 वैगन की अगर बात करें तो मिनिमम प्रेशर जो होना चाहिए लास्ट वैगन में वो 4.7 का मिनिमम होना चाहिए। चूँकि प्रश्न में बताया गया है मोर देन 56 वैगन, तो लास्ट वैगन के अंतर्गत जो हमें प्रेशर मेंटेन करना होगा मिनिमम वो 4.7 का होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वैगन नंबरिंग सिस्टम द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स ऑफ नंबर इंडिकेट्स, यानी यहाँ पर बोला गया है जो वैगन नंबरिंग सिस्टम जो है इसमें जो थर्ड एवं फोर्थ डिजिट्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है। तो चूंकि जो वैगन नंबरिंग सिस्टम है वो 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें पहला और दूसरा अंक इसके वैगन के टाइप्स को इंडिकेट करता है। यानी वैगन बॉक्सन है, BCN है, किस प्रकार के वैगन है उसको यह बताता है। थर्ड और फोर्थ डिजिट जो है इसके ऑनिंग रेलवे को बताता है या किस रेलवे से यह बिलोंग करता है। जैसे कोई नॉर्दर्न रेलवे है तो नॉर्दर्न रेलवे के लिए वैगन कोड 03 लिया जाता है। वहीं अगर बात करें साउदर्न रेलवे के लिए 06 वैगन कोड लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिए आप। वहीं अगर बात करें 5th एवं 6th के लिए तो यह ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्स वैगन को रिप्रेजेंट करता है, निर्माण वर्ष। अगर कोई वैगन 2024 में फॉर्मेशन हुआ है तो इसके लिए 2 अंक केवल लेंगे, यानी 24 यहाँ पर 5वें एवं 6ठे स्थान पर होगा। वहीं 7, 8, 9 और 10 जो है इसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लास्ट 11वां डिजिट जो है इसके चेक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से जो वैगन नंबरिंग जो वैगन नंबर फॉर्मेशन हुआ है 11 अंकों का उसके सही है या गलत है उसके जांच किया जा सकता है। तो
तो यहाँ पर पूछा गया था केवल थर्ड एवं फोर्थ डिजिट्स के लिए, तो इसके ओनिंग रेलवे को रिप्रेजेंट करता है, किस रेलवे से यह वैगन बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फायर इन ट्रेन इज क्लासिफाइड एज बीच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। ट्रेन में आग लगना किस प्रकार की दुर्घटना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट इन रेलवे के अंतर्गत जितने भी प्रकार के एक्सीडेंट्स के टाइप्स होते हैं उसे एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 16 क्लासों में इसको बांटा गया है, जिसे ए से लेकर 8 तक रखा गया है, जिसमें आई एंड ओ को कैंट में समाप्त कर दिया गया है। और ए से अगर बात स्टार्ट करें अगर, तो ए के अंतर्गत मेनली कोलिजन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्लास बी के अंतर्गत फायर इन ट्रेन, क्लास डी के अंतर्गत डेलमेंट्स, वहीं क्लास एफ की बात करें तो एवर्टेज कोलिजन, क्लास जी की अगर बात करें तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, क्लास एच के अंतर्गत ट्रेन पासिंग एट डेंजर सिग्नल, और क्लास जे की अगर बात करें तो फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक, जिसके अंतर्गत ट्रेन पार्टिंग भी इन्वॉल्व होती है, जो कि क्लास जे के अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्लास के का, तो क्लास के अंतर्गत फेलियर ऑफ परमानेंट वे, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। क्लास एल की अगर बात करें तो फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वहीं क्लास एम की अगर बात करें तो फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस यानी एसएनटी डिपार्टमेंट्स। वहीं क्लास पी की अगर बात करें तो कैजुअलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप सारे क्लासेस को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर केवल पूछा गया था फायर एंड ट्रेन, जो कि बी क्लास के अंतर्गत मेंशन किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैशनप 22 एचएस बोगी हैज डैश नंबर ऑफ स्नबर स्प्रिंग्स। कैशनप 22 एचएस बोगी के अंतर्गत टोटल 4 की संख्या में स्नबर स्प्रिंग्स होते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच टाइप ऑफ वैगन्स आर यूज टू कैरी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को कैरी करने के लिए किस प्रकार के वैगन का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल जो है, जो भी जितने भी कोचेज वगैरह को मॉडिफाई करके न्यू मॉडिफाई गुड्स के तौर पर बनाया जाता है, जिसे हम एनएमजी के तौर पर जानते हैं, इसको यूज में लिया जाता है ऑटोमोबाइल को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर फिल्ड आफ्टर, यानी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इसको रिफिलिंग कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो 1 ईयर के इंटरवल पर इसका रिफिलिंग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन बीच ऑफ द ब्रेकबान आईसीएफ ट्रॉली इज यूज्ड। आईसीएफ ट्रॉली किस प्रकार के ब्रेकबान में यूज में लिए जाते हैं। तो मेनली अगर बात करें ब्रेकबान का, तो BBZC, BBZI, और अभी लेटेस्ट जो ब्रेकबान आया है उसे BBCM के तौर पर जानते हैं। BBZC मेनली 4 व्हीलर ब्रेकबान है, जबकि BBZI में 2 ICF बोगी लगे होते हैं। BBCM की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 2 कैशनब 22 एचएस बोगी लगा होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ब्रेकबान आईसीएफ ट्रॉली के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर BBZI ब्रेकबान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कोडल लाइफ ऑफ BTPN वैगन इज डैश ईयर्स। BTPN वैगन का जो कोडल लाइफ है वो कितने वर्ष का है। तो BTPN वैगन का अगर कोडल लाइफ की अगर बात करें तो वह 40 ईयर्स होता है, 40 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर बात करें कि जो ओपन टाइप वैगन्स है इसका कोडल लाइफ जो कि कैशनब बोगी के साथ है वो 30 ईयर्स,
इसके अलावा टैंक वैगन की अगर बात करें तो टैंक वैगन का टोटल लाइफ 40 ईयर्स है विथ कैसना बोगी के साथ। वहीं अदर अगर बात करें जो कि कैसना बोगी के साथ है तो इसका टाइम फ्रेम 35 ईयर्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वैगन इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लास्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। किस वैगन का उपयोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ब्लास्ट को कैरी करने ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो ब्लास्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसमें मिली जो हॉपर वैगन के अंतर्गत जो बॉबियन वैगन आता है इनको यूज में लिया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा ब्लास्ट को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम VFNS का, तो इसमें सिंपली यह एक फ्लैट टाइप वैगन है। फ्लैट टाइप वैगन के अंतर्गत सिंपली जो स्टील कॉइल होता है कॉइल्स को कैरी किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो रेल्स लाइंस वगैरह जितने भी लाइंस होते हैं रेल्स वगैरह इनको कैरी किया जाता है VFNS के मदद से। वहीं बॉक्सन वैगन में कोल्स का कैरी किया जाता है, वहीं BTPN वैगन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कैरी किया जाता है। तो इस प्रकार आप सारे टाइप्स के वैगन्स का जो किस पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कोडिफिकेशन ऑफ ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार LHB टाइप्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार के साथ जो LHB टाइप्स का जो उपलब्ध होती है उसका कोडिफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर बात करें तो उसे हम LWLRRM के तौर पर जानते हैं, जिससे अगर बात करें तो जनरेटर कम लगेज यानी ब्रेक वाहन के तौर पर यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि जो इसमें FAC लगा होता है वो फर्स्ट AC को रिप्रेजेंट करता है, CW जो होता है वह सेकेंड टीयर को, वही CN की अगर बात करें हम तो वह सिंपली थर्ड टीयर को रिप्रेजेंट करता है, वही CZ जो होता है वह चेयर कार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप जब भी आप यहाँ पर कोडिफिकेशन के तौर पर ले तो यहाँ पर इसको आप कंसीडर करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम इज चार्ज इनिशियली इन बायो टॉयलेट टैंक्स। जो कोचेज के अंतर्गत जो बायो टॉयलेट टैंक्स प्रयोग किए जाते हैं भारतीय रेलवे के द्वारा, तो इसमें कितने मात्रा में इनोकुलम्स का क्वांटिटी यूज में लिया जाता है इनिशियली तौर पर। तो इनिशियली तौर पर 120 लीटर्स इनिशियली तौर पर इनोकुलम्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया का यूज में लिया जाता है, तो इसमें जो एनरोबिक बैक्टीरिया होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 के यहाँ पर फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो आर्टिकल 344 के सब 4 की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्मेशन होता है इसमें टोटल नंबर्स अगर बात करें मेंबर्स का तो 30 की संख्या में मेंबर्स होते हैं, जिसमें 20 मेंबर्स लोकसभा 10 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वह इसके केंद्रीय गृह मंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें राज्यसभा से मेंबर पूछे गए हैं जो कि 10 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के यहाँ पर फर्स्ट चेयरमैन पूछा गया है कि जो जब भी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया गया था यह किया गया था 7 जून 1955 के अंतर्गत किया गया था। इस दौरान जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्रथम अध्यक्ष वह बनाए गए थे बीजी खेर को बनाए गए थे, वीजी खेर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वो बीजी खेर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड कमेटी जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन कब हुआ था, तो यह 7 जून 1955 को किया गया था। इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बीजी खेर को बनाया गया था और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो वो जीबी पंत थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन इट्स रूल्स। 8वें अनुसूची में कौन सा विदेशी भाषा को शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत नेपाल जो एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज को शामिल किया गया, नेपाली लैंग्वेज को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स। राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब से इफेक्ट में आया था, तो सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की अगर बात करें तो यह 26 जनवरी 1965 को इफेक्ट में लाया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स में है और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स को दिया गया है कि जो भी इसके अंतर्गत जो 14 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स यानी हिंदी एवं इंग्लिश में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1973। वर्ष 1973 में गठित पहले रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो यह जो हिंदी पहली फर्स्ट रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी जो थे उसका चेयर पर्सन जो थे वो ललित नारायण मिश्र को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार योजना लागू है, तो कोई भी कर्मचारी अगर रेलवे सब्जेक्ट पर टेक्निकल हिंदी में लिखता है ओरिजिनल बुक्स, तो उस केस में रेलवे प्रशासन द्वारा उसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड स्कीम के अंतर्गत उसे अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टोरी या नोवेल लिखने के लिए प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है, वहीं पोएम लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त अवार्ड से दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सेंट्रल हिंदी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स इज अंडर विच मिनिस्ट्री। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है, तो जो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिपरेटरी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम यानी प्रिपरेटरी कोर्स जो है प्रारंभिक पाठ्यक्रम वह प्रबोध को रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे फाइनल पूछा जाता है तो फाइनल केस में प्राज्ञ फाइनल कोर्स है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइम्स द सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीटिंग इज हेल्ड इन अ ईयर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होता है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी TOLIC से पूछा जा रहा है। इसका जो
मीटिंग का जो इंटरवल है वो 6 मंथ में एक बार कंडक्ट करवाए जाते हैं और इस दौरान जो इसके चेयरमैन होते हैं वह उस सिटी के सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। जो कि प्रश्न यहाँ पूछा गया कि एक वर्ष में कितने बार कराए जाते हैं, 6 मंथ में एक बार है तो 2 टाइम्स यहाँ पर प्रत्येक ईयर्स में कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव फॉल्स अंडर विच रीजन्स। यानी दादर राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह जो 2 यूनियन टेरिटरी को जो यहाँ पर मेंशन किया गया है यह मुख्य देखा जाए मेनली तो यह रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।